अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ी एच एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, 3-4 ड्रामों के ऊपर रिव्यू देंगे, बाकी जो क्योंकि बीच में ड्रामों का रिव्यू मिस हो जाता है, बाकी कल दे देंगे। तो हम शुरू बिस्मिल से कर लेते हैं। बिस्मिल ड्रामा जिसके हवाले से मेरा मानना ये है कि उसने कहीं पे भी बोर नहीं होने दिया था 31 एपिसोड तक या 30 एपिसोड तक। 31 और 32 एपिसोड जो थी वो इंतहाई बोरिंग थी, उसकी लॉजिक के बगैर थी। और जितना उसके अंदर इंटरेस्ट था मूसा के होने के बाद, उस इंटरेस्ट को इंटैक्ट रखना एक खुद बहुत बड़ा काम था। लेकिन ज़ाहिर है उसमें मासूमा का किरदार, फिर उसकी प्रेगनेंसी, फिर उस बाकी चीज़ें जो हैं, उसने राइटर ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि इसको इंटैक्ट रखा जाए। लेकिन अब उसके अंदर थोड़े से लॉजिक्स जो हैं वो कम होती हुई नज़र आ रही है, ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। मतलब है कि उसमें ठीक है, अब सवेरा के अंदर जो है, रेहाम के अंदर माँ तो तड़पती है, वो उसके लिए सारा कुछ कर रही है। लेकिन जो पिछली 31 या 32 या जो पिछली एपिसोड थी जिसमें वो आर्गूमेंट करती है नुमान एजाज के साथ कि कितने मैसेज किए थे, कितने ये किया था, कितना वो किया था, वो सारे का सारा जो है वो बिल्कुल समझ में नहीं आया कि जो रेहाम है वो क्यों इस तरह बिल्कुल ही इस तरीके से बहस कर रही है कि वो इतने लंबे सीन थे कि उसमें साथ दूसरा सीन भी चल रहा था। तो वो सीन जो था वो बहुत ही ड्रैग सीन था, बहुत ही लॉजिक से आरी सीन था कि एक माँ जो है उसके अंदर दोबारा से एक सोकन ज़्यादा जन्म ले रही है। उसके अंदर वो सोकन दोबारा नजर आई, आनी चाहिए, ठीक है, राइटर अगर दिखाना चाह रहा है। लेकिन जिस बेटे से वो सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, उस बेटे से ज़्यादा उस वक्त वो सोकन नजर आई। बेटे को उसने थोड़ी देर के लिए साइड पे कर दिया, उसने ये किया, उसने ये किया। तो वो और वहाँ पे माजरत के साथ पूरे एपिसोड में मैं दिखाता भी रहा हूँ कि रेफरेंस के साथ दिखाता रहा हूँ कि जहाँ जहाँ सवेरा नदीम साहबा ने यानी रेहाम के किरदार के अंदर जो उन्होंने अदाकारी की, कमाल किया। लेकिन माजरत के साथ उसमें ज़ाहिर है एक सीन जब इलॉजिकल है तो फिर अब उसको परफॉर्म करने वाला भी ऐसे ही मेरे ख्याल में उन्होंने भी दिल से ही किया। नुमान एजाज साहब के ऊपर आते हैं, जहाँ वो कब्र पे जाते हैं। उससे पिछली एपिसोड में इस दफ़ा भी गए वो, वहाँ पे अदाकारी बहुत अच्छी की उन्होंने। जहाँ मूसा के कमरे में जाते हैं वहाँ पे खुद ब खुद आंसू गिरते हैं, वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छी अदाकारी की। जहाँ जहाँ पे भी उनकी इंसर्शंस हैं, अभी मैं बाकी इंसर्शंस पे आता हूँ, जहाँ खामोश रद्दमल है किसी की बात के ऊपर या फ्लैशबैक चल रहा है या वो, तो वहाँ पे भी जो नुमान एजाज साहब के हैं वो बड़े ही कंपोज्ड हैं और बड़े टू द पॉइंट हैं इंसर्शंस। वो ड्रैग भी नहीं है। और मेरे ख्याल में वहाँ पे राइटर का ये या डायरेक्टर का टारगेट नहीं था कि इनके ऊपर हमने 30 सेकंड लगाने। तो वो उनकी इंसर्शन 5 से 7 सेकंड की है। इसको भी अगर ड्रैग किया जाएगा तो हो सकता है ये भी बोर होने शुरू हो जाए, बोर करना शुरू कर दें। लेकिन ये जो कल की एपिसोड थी उसमें मासूमा की गैर ज़रूरी इंसर्शंस थी। गाड़ी में आके बैठती है, सोचती जा रही है, सोचती बस कर रही है, कभी कोई एक्सप्रेशन कर रही है। अच्छा, मज़े की बात है, ना तो उसके ऊपर कोई फ्लैशबैक चल रहा है ना उसके ऊपर कोई ऑडियो वॉइस ओवर है कोई किसी और का, यानी कि सीन का, ना वो है। बस बैठी है, यूं कर रही है, यूं यूं लगी हुई है करते। तो वो बिल्कुल अच्छा, ये मेरे ख्याल में इन्होंने एक हमारे एंकर थे एक, वो जो खुद डॉक्यूमेंट्री फिल्म प्रोग्राम बनाते थे जिसमें खुद वॉइस ओवर देना होता था, तो 38 मिनट का प्रोग्राम मुश्किल हो जाता था पूरा करना। 32 पे आगे बस हो जाती थी और उसमें फिर रेपिटेशन आना और फिर ड्रैग करना। वो जब आपके जहन में ये हो कि ड्यूरेशन पूरी करनी है, तो इसमें भी ऐसे ही था। अब 30 सेकंड में इतनी लंबी वहाँ पे जब फ्लैशबैक भी नहीं है, डायलॉग भी नहीं है, गाड़ी के अंदर वहाँ 30 सेकंड से भी ज़्यादा का सीन है वो। और फिर दफ्तर आ गया, फिर वही वाला काम शुरू हुआ। और पीछे हदायतकार को चाहिए भाई, पीछे वो तूने वो वाला काम करवा लिया, अब दफ्तर में फिर वही वाला एक्सप्रेशन, उसका क्या मतलब है? फिर रिपीट, फिर उसी तरह। तो ये मतलब कंसेक्टिव सीन साथ साथ जोड़े हुए फिर उसके अंदर। तो मेरे ख्याल में इसमें आफियत है कि इस ड्रामे को ज़रा जल्दी ही अंजाम तक पहुँचा दिया जाए। शुरू में मैं 30 एपिसोड तक तो मैं कहता रहा कि इस ड्रामे ने कहीं पे, इवन मैं वो क्या था, हानिया आमिर वाला और शर्जीना वाला जो ड्रामा था, फाद मुस्तफा वाला, उसने भी बीच में बोर किया था। इसको मैं फिर भी क्रेडिट देता था, लेकिन अब इसने वो खींचना शुरू किया जो जिस तरीके से। अब आते हैं दूसरे ड्रामे की तरफ, दिल नादान। वो तो सुपर बोर है, उस ड्रामे के अंदर लॉजिक है ही नहीं है। इन्होंने तो अभी इंसर्शन दिया, वो ड्रामा चल ही खामोश उस पर आए। तानिया कह रही है कि मैं जा रही हूँ अब उसकी माँ के इंसर्शन, उसकी सास के इंसर्शन, पता नहीं क्यों है। मैं आ रही हूँ, तुम कहाँ गई थी, उसके बाद इंसर्शन है। जुनेद कहाँ है जी, जुनेद पता नहीं कहाँ गया। अब पहले काशिफ महमूद की इंसर्शन, जमफर की, फिर उसकी बहन की,
फिर उसकी उसकी फिर 1 मिनट इसी तरह गुजरता है। यानी एक डायलॉग कोई भी बोलता है कंसेक्टिव डायलॉग, अच्छा जिसके ऊपर रद्दमल फौरी बनता है। अगर कोई किसी के साथ बदतमीजी की है या कोई मतलब लॉजिक में आप ह्यूमन साइकी देखें, जहां पे फौरी रद्दमल बनता है वहां पे भी सोच रहे हैं कि अब रद्दमल क्या देना है फिर। और वो शुरू में तो मैं खैर मैंने बड़ी तारीफ, लेकिन ये भी हदायतकार क्या कसूर है, उस बेचारी का क्या कसूर है। तानिया ने ओवरऑल तो अच्छी अदाकारी की है, लेकिन वो एक एक्सप्रेशन कितनी दफा दे फिर यूं ये और जुनैद साहब, वो फिर उधर से गजफर साहब, और वो जो जावियार है उसकी आंखों के अंदर से स्माइल खत्म नहीं होती। बच्चा गायब आंखों से उससे खुश हो रहा है, और जिधर देखो वो उसकी आंखों की जो स्माइल है मिकाल जुल्फकार की, वो खत्म ही नहीं है। आंखों से की मुस्कुराहट, आंखों को इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। एक्सप्रेशन लेस भी नहीं कहना चाहिए, बल्कि ये कहना चाहिए कि उल्टे एक्सप्रेशन वाली उसके वो है। मतलब जहां गुस्सा है, जहां नफरत है, जहां परेशानी है, उसकी आंखें हंस रही हैं। आप उठा के देख लें। जब आपने अगर आपने अपना अपना टूल इस चीज़ को बना लिया कि आपने इंस्ट्रक्शन देनी है हदायतकार ने, और इतना टाइम हमने गुजारना, तो कम से कम उसको ही एक्यूरेट कर लें यार। पता नहीं अजीब कोई ड्रामे लगाए हुए हैं, बिल्कुल फजूल ड्रामा है ना। उसके अंदर डेप्थ था, किसी के किरदार के अंदर डेप्थ नहीं, बड़ी माजरत के साथ। जुनैद का किरदार ठीक था, लेकिन जाहिर है जब सारे उसके सपोर्टिंग में इस तरह की कहानी फिर इस तरह की, तो क्या करे वो अकेला भी। तो बिल्कुल बकवास तरीन बोर तरीन ड्रामा। उसके बाद आ जाते हैं जफ़ा पे। जफ़ा ड्रामा ज़ारा ने बहुत अच्छी अदाकारी की। अब उसका किरदार जो मेरे ख्याल में ख़त्म हो चुका है, जा चुकी है। नुमैर की अदाकारी भी ठीक, लेकिन इसमें थोड़ी सी मुझे लॉजिक्स नहीं समझ आई। एक तो यह है कि इस पूरे जितनी दौरान ये कराची में रही अंदलीब, जितनी देर वो रही है, देखने वाले के, औरत और बच्चों के और देखने वालों के मर्दों के जहन में क्या था कि वो क्या सीन होगा जिस वक्त ये अपने नुमैर से मिलेगी, और क्या सीन होगा जब अपनी माँ से मिलेगी। नुमान मसूद के घर के अंदर आती है, नुमान मसूद किसी को सीआफ करने बाहर जाते हैं, वापस आते हैं, देखते हैं बेटी खड़ी हो। उन्होंने अदाकारी बड़ी शानदार ज़बरदस्त अदाकारी की नुमान मसूद ने। लेकिन वो माँ को कब मिलती है आके, किस तरीके से, बस वो रोते हुए दिखाया जी मिल चुके हैं पहले। भाई क्यों नहीं दिखाया? आप हर ड्रामे को, हर सीन को लंबा करने के लिए एक इतनी डिटेल चीज़ दिखाते हैं, तो यहाँ पे इतना बड़ा जंप कैसे आ सकता है कि वो अपनी माँ को फेस कैसे करती है। पहले नुमान उसको बताता है जाके नादिया अफगन को, वो जब मिलती है क्या सीन था, क्या रद्दमल था, वो सीन दिखाते रो रहे बैठे हो, तुम कहाँ चली गई थी, तो बस बोला ये तो जंप है ना, ये इसको तो नहीं। अच्छा दूसरा ये कि जिस वक्त नादिया अफगन ने पूरे उसमें अच्छी तैयारी की है, ड्रामे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जंप है, लेकिन नादिया अफगन की उस अदाकारी के हिसाब से, जहाँ वो रावल डैम के, रावल झील के आसपास फिर रही थी, मेरी बेटी कहाँ है, वहाँ उन्होंने ओवर एक्टिंग की थी, तो मुमकिन था कि यहाँ पे भी उन्होंने ओवर एक्टिंग ही करनी थी बाय द वे। अच्छा फिर नुमैर को कैसे मिली, कब मिली, किस तरह मिली? वो आके अचानक सामने बस वो सीन दिखाया कि मिल चुकी है, पहले मिल चुके हैं नुमैर को भी, जो भी था गुस्सा था जो भी था। नुमैर उसके लिए इतना परेशान, रातों को जाग रहा, फ्लैशबैक चल रहे हैं जनाब, दबा के वो वाले सीन भी फ्लैशबैक में चल रहे हैं जो पहले आए ही नहीं है। मतलब है मैंने तो जितनी देर अंदलीब की और नुमैर की शादी चली और वो दोनों इकट्ठे रहे हैं, हमने तो उक्का दुक्का वो दिखाया कि वो उसके लिए मतलब ये एक सस्पेंस क्या ले, लेकिन फ्लैशबैक में वो सीन चले हैं कि इन्होंने इतने अच्छे दिन गुजारे थे। हम तो देखने वाले, अच्छा ये सीन कब आया था, कितने अच्छे एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं, वो कौन सा सीन थे? वो फ्लैशबैक में तो आपने डाल दिया, उसके जहन में आ रहे हैं, लेकिन वो पहले तो नहीं चले थे वो सीन। तो लेकिन यहाँ पे जनाब नहीं, इसी तरह काम जो है चल चलाव किया है। देखते हैं आगे। ओवरऑल ड्रामा अच्छा गया वैसे। अच्छा अब आते हैं ज़रा थोड़ा सा तनमन नील पे। अब एक नादान ख़त्म हुआ है, मैं जिसने कह रहा हूँ ना ड्रैग करते हैं ड्रामों को, ये जो ट्रेंड शुरू हुआ है ना, वो बहार भाई वाला भी पहले हुआ था 8 किस्तों वाला, फिर नादान आया अहमद अली अकबर और इमशा खान वाला, वो भी 8 किस्तों वाला। अब ये तनमन नील है, जिसके सैफी हसन साहब जो हैं वो डायरेक्टर हैं। झोंक सरकार तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट था, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त डायरेक्शन दी थी। इस ड्रामे की भी अच्छी बात यह है कि इंटीरियर शहर के अंदर, पिंडी के अंदर या जहाँ पे भी ये शूट हुआ है, तो एक तो इसकी सबसे अच्छी बात है इसकी डिफरेंट लोकेशन, दूसरा इसका स्क्रिप्ट भी थोड़ा डिफरेंट है। अगरचे कुछ लोग इसके ऊपर एतराज़ कर रहे हैं, कुछ काबिल एतराज़ किस्म का, लेकिन बहरहाल ओवरऑल ये ड्रामा जो है ये आगे जाके ज़रा इतना लंबा भी नहीं होगा, आपको बोर भी नहीं करेगा, जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा ये, क्योंकि आप सीज़न का तो आपको पता है 8 किस्तों वाले जो चलते हैं उसमें नेटफ्लिक्स पे, तो पाकिस्तान में भी अगर इस चीज़ को मुतारफ़ अब ज़्यादा इसके ऊपर किया जा रहा है, तो मेरे ख्याल में ये अच्छी बात है, ताकि वो जो बोरियत होती है, वो जो एक, जिस तरह मैंने अभी दोनों ड्रामों की बात की, तीनों की,
तो कहीं ना कहीं आपको बोर करना शुरू कर देते हैं, कहीं ना कहीं वो खींच रहे होते हैं, वैसे ही स्ट्रेच कर रहे हैं, बोर कर रहे हैं कि कहानी टारगेट क्योंकि 38-40 किस्तों का दिया हुआ है, तो कहानी को आपने ऐसी कमखेरियाँ देनी है, उसके अंदर लॉजिक हो या ना हो। तो ये 8 किस्तों का बड़ा फोकस किस्म का स्क्रिप्ट होता है। इसमें लिखने वाले के लिए भी है कि उसने तेज़ रखना है ड्रामे को, डायरेक्टर के पास इतना मार्जिन है कि ठीक है जी, मेरे पास ये नहीं है कि मैंने कोई, मतलब उसके लिए एक किस्म का चैलेंज है। अब इतने बड़े टाइम के ऊपर जब 35-38-40 किस्तों का ड्रामे बन रहे हैं, उस कहानी को 8 किस्तों में उसी हिसाब से लेके आना, ये भी अच्छा है। इसमें ओवरऑल नुमान मसूद का भी अच्छा किरदार है, जो वो बने हुए हैं, वो जो नुमान मसूद के भाई हैं बड़े वाले, वो भी अच्छे हैं। और इसने बड़ी अच्छा काम किया बाय द वे, सहर खान ने, जो अंदलीब जफ़ा वाली है। रे कोड़े वो मुझे वो याद आ गई थी, ख्वाजा इंसान वली मुड़क्का अदब भाईजान, वो जो ख्वाजा इंसान में होती है ना, वो स्मीना खालिद, क्या नाम था उसका, स्मीना खालिद ही थी मेरे ख्याल में, स्मीना मीर थी या स्मीना जो भी थी, तो वो मुड़क्का अदब मैंने तशरीफ़ लाएँ, तशरीफ़, वो जो बड़ा अच्छा बोलती है। तो सहर अपना इसने, और वो भी वो दिखाया कि रे और रे उसी टाइम आता है जब वो करते हैं, जब वो शूट करती है उसको सोशल मीडिया के ऊपर आके अपने यूट्यूब चैनल पे। अच्छा, इसके साथ फिर वो लड़का जो है, इसमें मुझे बेहतर लगा वैसे एज़ कम्पेयर टू ऐश के जुनून में। उसमें बाबा मैं बताऊँ आपको, बाबा इश्क के जुनून पे खैर बाद में बात करेंगे, अगली उसमें कर लेंगे, चले रहते हैं ड्रामे, कर्ज़े जहाँ भी रहता है, इश्क के जुनून भी रहता है, और भी रहते हैं। सलीम मिराज साहब का जिक्र ना करना यहाँ पे बड़ी ज़्यादती होगी। इस ड्रामे के वो जान है, क्योंकि अभी पहली किस्तों के अंदर अगर कुछ चीज़ आपको अट्रैक्ट करती, शुरू में ड्रामा अमूमी तौर पे इंट्रोडक्टरी, वो इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि करैक्टर के क्या क्या उनके किरदार हैं, इस तरह होता है, तो उस टाइम थोड़ा सा वो करना होता है। तो शुरू में इंटैक्ट अगर किसी बंदे ने रखा है, तो खैर 8 किस्तों का, तो राइटर के पास भी इतना मार्जिन नहीं है कि लंबा इंट्रोडक्शन करवाए कि ऐसी 5-7 किस्तें तो ऐसी निकालनी है। तो जितनी देर में बाकी ड्रामों की इंट्रोडक्शन होती है और कहानी चलना शुरू होती है 8 किस्तों के बाद, तो इतनी देर में तो ड्रामा ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक सलीम मिराज साहब का भी किरदार अच्छा है, और बड़ा मैं तो हमेशा कहता हूँ वो चस्का लेके करते हैं अदाकारी। वो आपको ये नहीं लगेगा कहीं पे भी जनाब साहब इनको डायलॉग बोलने की जल्दी है, इनको जनाब साहब सीन मुकाने की जल्दी है, बड़ा पूरा अपना टाइम लेके किरदार के अंदर खो के और बड़ा मज़े का वो करते हैं। तो तन्वीर नील से भी अच्छी उम्मीदें हैं, इसको भी हम फॉलो करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह।